आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर ज्योग्राफी बाय रोहतास सर। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए एक कंपलसरी पेपर है, इन्वायरमेंट साइंस। चैप्टर नंबर 2, ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्स। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो चलिए बने रहे मेरे साथ। एनर्जी रिसोर्सेज, सबसे पहले हमें ये जानना है कि एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं, यानी कि ऊर्जा जो संसाधन है वो क्या होते हैं। यदि सिंपल भाषा में बात करें तो एनर्जी जो है एक ऐसी एक पावर, एक शक्ति है जो हमें काम करने के लिए या हमें किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि यदि हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक के अंदर जो पेट्रोल है वो एनर्जी का काम करता है। हमें वर्क करने के लिए हम फूड के रूप में एनर्जी लेते हैं। तो हर एक जगह हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बगैर एनर्जी या बगैर ऊर्जा के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो चलिए आज जानते हैं कि एनर्जी क्या है, कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले एनर्जी इन फिजिक्स, यदि हम भौतिकी की में बात करें कि भौतिक के अंदर द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है वही क्या है, एनर्जी है। इट मे एग्जिस्ट इन पोटेंशियल, काइनेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर और अदर वेरियस फॉर्म। ये हमें संभावित, गतिज, थर्मल, विद्युत, रासायनिक, परमाणु या अन्य किसी भी रूप में वो मौजूद हो सकती है। There are moreover heat and works, that is energy in the process of transfer from one body to another। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण की प्रक्रिया है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, यदि हम एनर्जी के वितरण की बात करते हैं, ऊर्जा के वितरण की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी जो है अपने इंडिया में। तो इंडिया के अंदर जितनी भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो थर्मल एनर्जी, यानी कि कोयले के रूप में जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी जो है इसके अंदर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो जो न्यूक्लियर पावर है वो ओनली 2% हम यूज़ कर रहे हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो 12% है, और जो थर्मल एनर्जी है वो हमारी 63% है। जो रिमेनिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो हमारे हैं 23%। इसी तरीके से यदि हम एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनर्जी कंजम्पशन की बात करें वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एनर्जी की जो सप्लाई है और एनर्जी का जो कंजप्शन है, कंजप्शन में नेचुरल जो गैस है वो 24% है, ऑयल 36% है, कोयला 28% है, और रिमेनिंग जो है 6% न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका हम आज यूज़ कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, आज हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि जो ऊर्जा संसाधन है उनको वर्गीकृत हम करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी को जो क्लासीफाई करते हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर रखते हैं। पहला है कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हिंदी में परंपरागत भी बोलते हैं, नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको अपरंपरागत भी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो हमारी जो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो दो प्रकार की है। एक तो है कॉमर्शियल, यानी कि वाणिज्यिक रूप से हम जिसका यूज़ करते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हम एनर्जी यूज़ करें आज डेली लाइफ में हमारी, दैट इज़ कॉमर्शियल। चाहे हम उद्योगों को चलाने की बात है या हमारे मोटर गाड़ियों को या हमारे घरों के अंदर जो जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो हमारी कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आती है या कॉमर्शियल एनर्जी के अंदर। नॉन कॉमर्शियल जो एनर्जी है वो प्राचीन समय से लेकर आज तक भी, जैसे फायरवुड है, लकड़ी से जब आग जलाते हैं, स्ट्रा जलाते हैं, या ड्राइड डंक है यानी गोबर के जो उपले हैं वो जलाकर हम यूज करते हैं, वो हमारी नॉन कॉमर्शियल के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारा जो नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर यदि हम बात करें तो नॉन कन्वेक्शनल का मतलब वो एनर्जी होती है जिसका हम परंपरागत रूप से यूज नहीं कर रहे थे।
लेकिन ये हमारे जो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनकी संभावना है कि आने वाले टाइम पीरियड का ये फिनिश हो सकते हैं। तो इसलिए हमने धीरे धीरे जो है बायो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, तो ये सब जो चीज़ें हैं जिनका आज हम यूज़ कर रहे हैं या भविष्य में हम करेंगे, इनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उनमें क्या डिफरेंसेस है। रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार उसका यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एक बार यदि ये ख़त्म हो गए तो वी कैन नॉट जनरेट एट एनी कॉस्ट। इन एनर्जी रिसोर्स को जो नॉन रिन्यूएबल है हम उनको किसी भी कीमत के ऊपर जो है जनरेट नहीं कर सकते। तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर है दीज रिसोर्सेज आज रिन्यू और रिप्लेनिश्ड बाय नेचर इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो नेचर के अंदर दोबारा रिन्यू हो सकती है, रिप्लेनिश हो सकती है, उसकी भरपाई हो सकती है कुछ ही समय के बाद। बट नॉन सोर्स ऑफ या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है में नॉट बी रिप्लेनिश्ड। इनको दोबारा से हम रिप्लेनिश इनकी भरपाई नहीं कर सकते बाय नेचर के द्वारा, बिकॉज दे टेक वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम टू फॉर्म अगेन। उनको दोबारा बनने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। Renewable source of energy. These often these are the available continuously like the solar energy, water energy, wind energy। ये इस प्रकार की जो एनर्जी है वो हमें लगातार मिलती रहती है। एंड these sources are exhausted after use। और इस प्रकार की जो एनर्जी है वो उनको यूज करने के बाद वो समाप्त हो सकती है, खत्म हो सकती है, जैसे कि फॉसिल्स है, जीवाश्म। Renewable sources can be divided into कॉन्टिन्यू और फ्लो। यानी ये कॉन्टिन्यूस और फ्लो यानी कि ये हमारी लगातार चलने वाली एनर्जी के रूप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, नॉन रिसाइकलेबल है। ठीक है, वी कैन नॉट रिसाइकल देम। हम उनको दोबारा से बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। एक बार जैसे कि हमारी ये कोई एनर्जी फिनिश होगी तो हम उसको किसी भी कीमत पर दोबारा यूज नहीं कर सकते। यदि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल देखते हैं तो इसमें हमारे आते हैं विंड है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। सो इस प्रकार के सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो हमारे इसके अंदर आते हैं। कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से जो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, द कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी रेफर टू द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ पावर। ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत रूप से जो हम प्राचीन टाइम से इनका यूज़ कर रहे हैं, वो इस प्रकार के जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कन्वेक्शनल टाइप के आते हैं। जैसे कि चारकोल है, फायरवुड है, कोयला है, पेट्रोलियम है। इनका हम बहुत प्राचीन समय से यूज़ कर रहे थे, इसलिए ये कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आते हैं। तो नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिसेंटली डेवलप्ड। ये इस प्रकार के जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इनका अभी पिछले कुछ सालों के अंदर या कुछ टाइम पीरियड पहले इनका डेवलप्ड हुआ है। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड, वाटर एंड टाइड और जियोथर्मल। इस प्रकार के जो एनर्जी सोर्सेज है ये हमारे नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आते हैं। दीज सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट रिन्यूएबल। यानी कि जो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज है, परंपरागत जो है, इनको हम दोबारा से रीन्यू नहीं कर सकते या बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। दीज सोर्सेज आर रिन्यूएबल। ये क्या है, इनको रिन्यू हम कर सकते हैं, पुनः इनका यूज कर सकते हैं। द जनरेशन ऑफ एनर्जी इज एक्सपेंसिव। ये इस प्रकार की जो एनर्जी है यानी कि कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका निर्माण करना, उनको डेवलप करना बहुत ही एक्सपेंसिव है। बट लेकिन जो नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इनकी इनिशियल जो कॉस्ट है जनरेशन की, यानी कि शुरुआत के अंदर जो कॉस्ट लगती है वो ज़्यादा होती है, बट इट इज़ हाई बट चीपर इन द लॉन्गर रन। यदि हम इनको लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही सस्ते पड़ेंगे। जैसे कि हम सोलर पावर प्लेट्स की बात करते हैं तो एक बार उनको बनाने में काफ़ी कॉस्ट लगता है, लेकिन एक बार वो तैयार होगी तो हम लंबे समय तक इनका यूज़ कर सकते हैं। दे कोज लार्ज स्केल पोल्यूशन। यानी कि जो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, काउडंक है, उनका हम यूज करते हैं तो वो पोल्यूशन फैलाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं। बट दे आर इको फ्रेंडली। ये क्या है, इको फ्रेंडली है, यानी कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिनसे इन्वायरमेंट को कोई या किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है।
कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल, कई बार ये क्वेश्चन 2-2 नंबर में या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या है। तो कॉमर्शियल जो एनर्जी रिसोर्सेज है या एनर्जी सोर्स है, इट इज़ अवेलेबल टू बी यूजर्स फॉर द सम प्राइस। इसको हम क्या कुछ पैसे देकर या उनका यूज कर सकते हैं कुछ प्राइस के लिए, जैसे हम घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो इसी टाइप का एक सोर्स ऑफ एनर्जी आता है। इट इज़ इट इज़ अवेलेबल टू द यूज़र फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे सनलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। विंड है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज फॉर द कॉमर्शियल पर्पज। ज़्यादातर इस प्रकार का जो एनर्जी यानी कि जो कॉमर्शियल एनर्जी है उनका वाणिज्यिक रूप से प्रयोग किया जाता है। बट दीज आर फॉर डोमेस्टिक पर्पज, ये जो है डोमेस्टिक पर्पज के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज and electricity are these example of commercial, but here the firewood, agriculture waste and animal waste are the example of non commercial energy sources। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें हमारा जो मेन चैप्टर इसमें रहेगा वो रहेगा हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इस प्रकार की ऊर्जा संसाधन जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, लंबे समय तक इनका यूज़ कर सकते हैं, और जो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो उसमें हमारे आते हैं मेन, जैसे विंड पावर है, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, टाइडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा, वेव एनर्जी तरंग ऊर्जा, जियो थर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पवन विद्युत, और ओशियन थर्मल एनर्जी ओशन थर्मल एनर्जी, ये सारे के सारे हमारे पास रहेंगे सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो अब चलिए इनका 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। रिन्यूएबल सोर्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ जो है सोलर एनर्जी है, सोलर पावर जो प्लेट्स लगी है यहाँ पर, विंड एनर्जी, विंड वेन के द्वारा एनर्जी को जनरेट करते हैं। ये टाइडल एनर्जी है जहाँ पर जो है ओशंस के अंदर जो है एनर्जी को जनरेट किया जाता है। ये जियो थर्मल एनर्जी है, इस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, एंड बायो मास एनर्जी है। तो चलिए 1 बाय 1 इस एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत जिसको हम बोलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आल्सो कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हार्नेस द पावर ऑफ द वाटर इन मोशन, यानी कि पानी के अंदर जो गति होती है उस गति से ही जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। सच एज वाटर फ्लोइंग ओवर ए वाटरफॉल, जैसे कि कोई जलप्रपात है या वाटरफॉल है, वहाँ से पानी यदि गिर रहा है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो उस पानी गिरते हुए पानी से हम क्या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। द फर्स्ट हाइड्रो पावर सेटअप बाय इंडिया इन 1897 इन दार्जिलिंग, भारत के अंदर जो सबसे पहला हाइड्रो पावर जो लगाया गया था वो 1897 के अंदर लगाया गया, कहाँ, दार्जिलिंग के अंदर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं कि ये मान लीजिए यहाँ पर कोई डैम है, यहाँ से जो है पानी छोड़ा जा रहा है, ठीक है, इधर से पानी आ रहा है ये पेनस्टॉक के द्वारा, इधर में टरबाइन लगी है, टरबाइन के ऊपर जब पानी गिरता है तो टरबाइन घूमती है, इधर में ये जनरेटर लगा हुआ है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर करते हैं, वहाँ से फिर जब पावर हाउस को इलेक्ट्रिसिटी हम भेजते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होकर जो है ट्रांसमिशन जो केबल होती है उसके द्वारा सप्लाई कर दी जाती है, और बाकी का जो वेस्ट पानी है, जो बचा हुआ पानी है, वो डाउन स्ट्रीम या आउटलेट के रूप में रिवर या नदी के अंदर वापस, यहाँ से जो पानी है वापस जो डाउन स्ट्रीम के द्वारा है वो फैक्ट्री आउटलेट्स के रूप में जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। विंड इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर और विंड एनर्जी डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच द विंड इज यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो विंड एनर्जी है वो कैसे जनरेट होती है, जो विंड पावर होती है वहाँ से जो है मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है।
इसी तरह से विंड जो टरबाइंस होती हैं, विंड टरबाइंस कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो विंड टरबाइन है उस वो जो विंड के द्वारा जो टरबाइंस जो रोटेट करती है, तो उससे क्या होता है कि इट कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर। तो विंड वैन से जो विंड जो वैन जो रोटेट करते हैं, तो उससे जो काइनेटिक एनर्जी होती है हवा के अंदर, उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इस प्रकार से इस एनर्जी को हम किसी विशेष जो टास्क होते हैं विशेष रूप से उसका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अनाज को पीसना है, ठीक है, ग्राइंडिंग ग्रेन है, और पंपिंग वाटर है। इस प्रकार से हम इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी बाय जनरेटर, और इस जनरेटर लगाकर हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है जो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा विंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अब आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो है विंड वैन या विंड जो फैन होते हैं या ब्लेड्स जो लगी होती हैं वो रोटेट करते हैं। रोटेट करने से फिर क्या होता है, ये टरबाइन इसके साथ जो लगा होता है वो घूमता है, ठीक है। तो टरबाइन जब रोटेट करेगा तो उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जनरेटर के द्वारा फिर ट्रांसमिशन हो जाती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर चली जाती है, और वहाँ से फिर जो है वो नेशनल ग्रिड के द्वारा, जो नेशनल ग्रिड होते हैं उनके द्वारा जो है इस इलेक्ट्रिसिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं घरों के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, जहाँ जहाँ पर इसकी जो यूज़ होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ आप फिर से देख सकते हैं कि जो ये हमारी जो विंड मिल होती है, ठीक है, जो बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं जहाँ पर हवा आती रहती है आबाद गति से, तो वहाँ से फिर ये रोटेट करते हैं। रोटेट करने से फिर जो है जब ये रोटेट करें तो ये टरबाइन जो है रोटेट करे, वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो ट्रांसफार्म के द्वारा फिर जो है नेशनल ग्रिड और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये थी हमारी जो है विंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विंड वैन के द्वारा जो जनरेट होती है, तो उससे हम जो है विंड इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हिंदी वर्जन में हम इसको देख सकते हैं पवन ऊर्जा, यानी कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा या पवन ऊर्जा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके द्वारा पवन का उपयोग यांत्रिक शक्ति या बिजली उत्पन्न के लिए किया जाता है। यानी कि जो पवन द्वारा, यानी कि विंड के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। पवन टरबाइन हवा में गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको किसमें, मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो कन्वर्ट करता है। इस यांत्रिक शक्ति का उपयोग विशिष्ट कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे अनाज को पीसना है, पानी पंप करना है, या एक जनरेटर द्वारा बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी है टाइडल एनर्जी, टाइड्स। एक्चुअली में टाइड्स क्या होते हैं, जो टाइड्स है ओशियन जो वाटर होता है वो जो अप एंड डाउन करता है, रिदमिक राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशियन वाटर इज कॉल्ड द टाइड। यानी कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चंद्रमा की शक्ति के कारण जो है समुद्र का जो पानी है वो ऊपर नीचे उठता है, इससे टाइड जो है जनरेट होती है और इसी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द सर्ज ऑफ द ओशियन वाटर। ओशियन सर्ज क्या नहीं, यानी कि जब ओशियन वाटर जब अप होता है, डाउन होता है, राइज एंड फॉल होता है, तो उससे फिर क्या है उस एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पानी जब ऊपर जाएगा जब नीचे आएगा तो इसी से हम जो है विंड उसको टरबाइन को जो है रोटेट करवाते हैं। तो टाइडल एनर्जी इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे लिए एक रिन्यूएबल सोर्स है जिसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर मोस्ट टाइडल एनर्जी जनरेटर द टर्बाइंस आर प्लेस इन टाइडल स्ट्रीम। जो टाइडल स्ट्रीम होती है जहाँ पर जो है टाइड्स आती है, यानी कि पानी जब राइज एंड फॉल होता है तो वहाँ पर इसको रखा जाता है, और इससे क्या होता है कि टाइडल स्ट्रीम इज़ फास्ट बॉडी ऑफ द वाटर क्रिएटेड बाय द टाइड्स। जो जो वाटर के द्वारा जो टाइड क्रिएट्स होता है उसी से फिर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ए टर्बाइन इज मशीन दैट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द फ्लूड ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूड, यानी कि जो टर्बाइंस होती है वो जब पानी आता है, पानी का जो फ्लो होता है तो उससे वो एनर्जी लेता है। दिस फ्लूड कैन बी एयर और विंड, ये विंड भी हो सकती है विंड के द्वारा, या मतलब वाटर के रूप में भी हो सकता है। बिकॉज वाटर इज मच मोर डेंस देन द एयर,
ठीक है। तो इससे जो पावर जो जनरेट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है विंड के द्वारा, और जो वाटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। टाइड आर प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल। टाइड्स का हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। वो स्थिर भी होती है, हमें पता होता है कब आती है कब नहीं आती है। तो इससे जो है एक प्रिडिक्टेबल है। विंड जो है उसके बारे में पता नहीं लगा सकते कहाँ से आएगी। तो ये जो टाइड वाली एनर्जी है रिलायबल है हमारे लिए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल ऊर्जा यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार की वृद्धि और गिरावट के दौरान समुद्र के पानी के बढ़ने से ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, समुद्र के पानी के बढ़ने से, ठीक है। और ज्वारीय ऊर्जा ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। अधिकांश ज्वारीय ऊर्जा जनरेटर के लिए टरबाइन को ज्वारीय धाराओं में रखा जाता है। टाइडल जो स्ट्रीम आती है वहाँ पर, और ज्वारीय धारा ज्वार द्वारा निर्मित पानी का जो निर्मित पानी का तेजी से बहने वाला पिंड है। जो ज्वार क्या होती है, निर्मित पानी का एक तेजी से बहने वाला पिंड है। और टरबाइन एक ऐसी मशीन है जो द्रव के प्रवाह से ऊर्जा लेती है, और वह तरल पदार्थ हवा या पानी दोनों में से कोई हो सकता है। क्योंकि हमें पता है, मैंने पहले बताया था कि जो पानी की बजाय जो हवा है मतलब हल्की होती है या पानी घना होता है, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो काफ़ी अधिक शक्तिशाली होती है। तो इस प्रकार से हम जो है टाइडल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही विश्वसनीय धारा का उत्पादन करते हैं, यानी कि रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर के द्वारा, ये जो है यहाँ पर जो है टरबाइन लगा होता है। ये हाई टाइड्स है, ठीक है, और ये लो टाइड है। जब पानी हाई से लो की तरफ आता है, ऊपर से नीचे आता है, तो इस टरबाइन के ऊपर गिरता है, और ये टरबाइन रोटेट करती है। रोटेट होने से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वहीं से जो है पावर हाउस के में हम उसको ले जाते हैं, और वहाँ से फिर बिल्डिंग्स के अंदर, घरों के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो हमारे जो टाइड्स है इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जो कि होम्स एंड बिल्डिंग्स के अंदर उसका यूज किया जाता है। जो तो हमारा ये तो सोर्स था ऑफ हमारा एनर्जी है टाइडल वो एनर्जी। रहेगा ओशियन थर्मल एनर्जी। यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है, ये जो ओशियन के अंदर जो वाटर होता है उसमें जो उनका टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है, उस टेम्परेचर डिफरेंस से जो है एनर्जी को जनरेट किया जाता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, यानी कि ओटेक जिसको हम बोलते हैं। ये ओटेक एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण जो है पैदा होती है। यानी कि जो ओशियन वाटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, वहाँ से हम इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। द ओशियन द थर्मल ग्रेडियंट, यानी कि थर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, जब ओशियन वाटर के अंदर टेम्परेचर जो डिफरेंस आ जाता है, इसी को हम क्या है थर्मल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, ताप प्रवणता जिसको हम बोलते हैं। तो ओशियन वाटर के अंदर जो है डिफरेंस आता है, ऊपर का जो वाटर होता है, नीचे का जो वाटर है उसमें डिफरेंस होता है, और उसी से जो ओटेक के द्वारा, ओटेक जो हमारी एक प्रोसेस है, तकनीक है, जिसके द्वारा हम जो सी वाटर वर्किंग एज द फ्लूड कैन बी यूज टू कंडेंस, यानी कि जो वर्किंग जो फ्लूड है, यानी कि फ्लूड का मतलब जो पानी जो है हमारा, इट कैन बी यूज टू कंडेंस वाटर टू प्रोड्यूस डिसैलिनेटेड वाटर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो महासागरीय ताप ऊर्जा है, महासागरीय ताप ऊर्जा रूपांतरण, ये एक प्रोसेस है महासागर की सतह से पानी और गहरे समुद्र के बीच पानी के अंतर को, जिसको थर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं, का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया या तकनीक है। यानी कि एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम पानी के अंदर जो हमारा तापमान में जो अंतर होता है, उस अंतर के द्वारा ही हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसमें जो उपयोग करते हैं कि
जो हमारे पास जो तरल वाटर जो पदार्थ होता है रूप में संघनित जल का उपयोग अलवणीकृत जल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अलवणीकृत मतलब सेलेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा इस प्रक्रिया को यूज करके हम ओशन थर्मल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ये देखिए ये प्रोसेस है जिसके द्वारा बताया गया ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट। यहाँ पर ये जो है ओशियन वाटर है, ठीक है, जो सरफेस का वाटर है। इधर में जो है जो हमारा वार्म वाटर है, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होता है कि इधर में ओशियन जो वाटर होता है यहाँ पर इसमें चेंज, यहाँ से जब ये मतलब इसके अंदर जाता है इवोपरेटेड हो जाता है। इवोपरेटेड मतलब वो भाप बनकर बाहर की तरफ आता है, और इधर से फिर जो है ये यहाँ पर जो एक पंप लगा हुआ है, इधर में ये जो कंडेंसर है, ठीक है, जो ठंडे पानी जो है कूल जो पानी होता है कंडेंस करता है, यहाँ से इस प्रोसेस के द्वारा मतलब निकाला जाता है। और इससे फिर जो है जो टरबाइन रोटेट करता है, ऊपर में जो टरबाइन है वो रोटेट करेगा, क्योंकि जो स्टीम वाटर जो गर्म पानी ऊपर जाएगा तो टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन रोटेट करेगा तो उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट्स के द्वारा जो है एनर्जी को जनरेट किया जाता है, जिसके अंदर तापमान जो पानी का जो डिफरेंस होता है उसके द्वारा, यानी कि गर्म और ठंडे पानी के डिफरेंस से टरबाइन चलाकर पानी को जनरेट जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा एक्चुअली में क्या होती है कि ये पृथ्वी के अंदर है, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी इज द हीटेड दैट कम फ्रॉम द सब सरफेस ऑफ द अर्थ। सब सरफेस यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड का मतलब जो मोल्टन मैग्मा होता है जिसके अंदर काफ़ी गर्मी होती है, ठीक है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, और वही जो हॉट और मोल्टन जो मैग्मा होता है उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। यानी कि भूतापीय ऊर्जा वह ऊष्मा है जो पृथ्वी की उप सतह से आती है, सब सरफेस जिसको हम बोलते हैं, और यह पृथ्वी की परपट्टी के नीचे चट्टानों और तरल पदार्थों में निहित होती है, और इसे पृथ्वी की सबसे गर्म पिघली हुई चट्टान यानी कि मैग्मा के नीचे ये पाया जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, क्योंकि अंदर से फिर हम इसके अंदर जो है चाहे डिगिंग करें या कि हम वेल वगैरह लगाएं, तो उससे जो गर्म जो हॉट मैटम जो मैग्मा आता है वो इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ के देखते हैं क्या कि जब ये जो वेल्स आर डग ए माइल डीप, यानी कि ये कुछ एक मीटर या किलोमीटर जब हम अंडरग्राउंड जो है एक कोई कुआं वगैरह खोदते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे रिजर्व अंडरग्राउंड रिजर्वायर टू एसेस द स्टीम। तो उससे फिर जो स्टीम जो यानी कि जो भाप आती है, और हॉट वाटर वहाँ पर काफ़ी गर्म पानी होता है, गर्म पानी से जो स्टीम तैयार होती है वो स्टीम बाहर निकल कर आती है। दैट कैन बी यूज टू डिवाइन द टर्बाइन, जो कहे उस स्टीम्स के द्वारा जो हम टर्बाइन को रोटेट करवा सकते हैं, चला सकते हैं, कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और इससे फिर क्या है हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो हेयर आर द हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार की इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है जियोथर्मल से हम यूज कर बना सकते हैं, जिसके अंदर जो है हमारा ड्राई स्टीम होती है, एक फ्लैश होता है और एक बाइनरी। तो ये 3 टाइप के जियोथर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो जियोथर्मल है, ये देखिए यहाँ पर हमने एक जो है हॉट वाटर है और यहाँ पर इंजेक्टेड वेल है, यानी कि ये वेल हमने खोदा है, यहाँ से जो है ये कूलिंग टावर है जिससे जो है उसको ठंडा करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ से जो गर्म जो वाटर है वो ऊपर के आता है, ऊपर से फिर स्टीम बनकर इस टरबाइन को रोटेट करवाता है, और यहाँ से फिर ये टरबाइन रोटेट करके जो है आगे जनरेटर के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करता है, और फिर इलेक्ट्रिक पोल के द्वारा सप्लाई कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हम जियोथर्मल पावर जो है जियोथर्मल जो पावर प्लांट्स है उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि इसके लिए सोलर एनर्जी का सोलर जो पावर प्लांट्स है उसका यूज़ किया जाता है, सोलर प्लेट्स का यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो द सोलर पावर इज जनरेट फ्रॉम द सन, यानी कि सन की जो लाइट आती है वो जो सोलर प्लेट्स के ऊपर जब स्ट्राइक करती है
जो सोलर जो सेल होते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो सन से जो लाइट आती है उसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं किस में, थर्मल, और ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसके अंदर जनरेट कर देते हैं। सोलर एनर्जी इज़ क्लीनेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और सबसे क्लीनेस्ट होती है ये सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स भी हमारा, जहाँ आप देख सकते हैं कि सोलर जो एनर्जी है, ये सोलर जो है प्लेट्स लगी हुई है जिसके अंदर ये सोलर सेल होती है। सन से जो लाइट आती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के रूप में, वो इनके ऊपर टकराती है, और ये जो सोलर सेल्स होते हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं इसके अंदर इस प्रकार के सेल्स होते हैं, यही सेल जो है बाद में उस सोलर एनर्जी को है कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है, यूजिंग द सन एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सन की एनर्जी को यूज़ करके ये उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद में हमारा न्यूक्लियर पावर, यानी कि परमाणु ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर। इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पावर इज यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है, जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर जो परमाणु जो ये अणु होते हैं उनको जो है रिएक्ट करवाया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो न्यूक्लियर पावर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर डीके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन्स रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शंस होती है उससे जो है न्यूक्लियर पावर जो जनरेट की जाती है। प्रेजेंटली द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन और ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, यानी यूरेनियम और इसमें प्लूटोनियम और साथ साथ में थोरियम का भी मतलब ये मिनरल्स होते हैं, ये वो इनके लिए सोर्स होते हैं जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि न्यूक्लियर पावर को जो है जनरेट किया जाता है। तो इसमें न्यूक्लियर पावर यानी कि जो हमारे पास ये प्लूटोनियम यूरेनियम होते हैं उनका यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो परमाणु का इसमें संलयन प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जाता है, यानी कि फ्यूजन इनका किया जाता है, रिएक्शन किया जाता है, और वर्तमान में परमाणु ऊर्जा से बिजली का विशाल भंडार, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन यंत्रों में यूरेनियम और प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन द्वारा निर्मित होता है। तो भारत के अंदर यदि हम बात करें, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो है काफ़ी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। यदि हम बात करें इनका, तो जैसे कि तारापुर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, कैगा है, काकड़ापारा है, कलपक्कम है, राजस्थान के रावतभाटा है, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, कुंडलम न्यूक्लियर पावर है, और रिसेंटली एक हमारे यहाँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोरखपुर के अंदर भी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है सेटअप होने जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल वो एनर्जी होती है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार उनका प्रयोग हो गया दोबारा उनको जनरेट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीमेड, रीग्रोन और रीजनरेट, यानी कि हम उनको दोबारा जनरेट नहीं कर सकते किसी भी कीमत के ऊपर, दोबारा उनको नहीं बना सकते, यानी कि एक बार ये यदि ख़त्म हो गए तो हम उसको किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं बना सकते, ना ही रीग्रोन कर सकते हैं। जैसे कि हम प्राचीन टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। इसके अंदर द सम एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर। ये फॉसिल फ्यूल से बने हुए होते हैं, ठीक है, जो रिमेन्स होते हैं हमारे प्लांट्स के, इनके द्वारा बने हुए होते हैं, इसलिए एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा हम इनको जनरेट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। तो हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है, जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। 4 प्रकार के हैं जो पहले हमने पहली स्लाइड के अंदर देखे थे। इसके अंदर हम बात करते हैं जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है एंड कोयला है, न्यूक्लियर पावर है। ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल से बने हुए हैं, न्यूक्लियर पावर को छोड़कर, ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोयला, क्योंकि डेड जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके दबने से
बने हैं और इनको बनने में काफ़ी बिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, काफ़ी मतलब करोड़ों इसमें वर्ष लगे हैं। तभी तो यदि एक बार ये ख़त्म हो गए तो हम इनको दोबारा नहीं बना सकते किसी भी कीमत पर। तो इसलिए हमें इनका मतलब एग्जॉस्टिबल जो है ये, और इसका ऑप्टिमम हमें यूज़ करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोयला के बारे में। कोयला कोयला एक फॉसिल फ्यूल्स का ही उदाहरण है। पेड़ पौधों के दबने से ही इनका जो ओरिजिन हुआ है। तो आइए जानते हैं कि कोयला और इसके प्रकार। जो कोयला है, जैसे कि जो पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह जब अर्थ के अंदर बूरिड हो जाते हैं और उनके ऊपर प्रेशर दबाव बढ़ता है, तो जो जो प्लांट्स होते हैं, इससे जो कोयला बनने की जो प्रक्रिया है, तो उसके आधार पर हम कोयले की उसकी क्वालिटी के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले यदि लो कैटेगरी का कोयला की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पीट। ये एक्चुअली में कोयला नहीं है, यानी कि ये लकड़ी से कोयला बनने की सबसे पहली प्रोसेस है। Partially decay plants matter in the swamp and box low heat content। इसके बाद में फिर यहाँ पर जो हीट एंड प्रेशर जब पड़ता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट के अंदर, ब्राउन कोयले के अंदर, यानी इसका कलर भी चेंज होता है। लो हीट कंटेंट, इसके अंदर जो है लो हीट होती है, हीट बिल्कुल मतलब कम होती है। लो सल्फर कंटेंट में लिमिटेड सप्लाई इन द मोस्ट एरिया, इसकी जो सप्लाई है वो कम ही एरिया के अंदर होती है क्योंकि एक लो क्वालिटी का कोयला है। इसके बाद में आता है फिर बिटुमिनस टाइप ऑफ कोयला। बिटुमिनस यानी कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइड। जो बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है वो एक्सटेंसिवली यूज एज ए फ्यूल्स, इनका ज़्यादातर यूज किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में। एंड इट्स हाई हीट कंटेंट, इसके अंदर जो हीट की यानी कि ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। एंड लार्ज सप्लाई, और इसकी सप्लाई भी ज़्यादा होती है। नॉर्मली हैज ए हाई सल्फर कंटेंट, इसके अंदर जो हाई सल्फर कंटेंट पाया जाता है। जब बिटुमिनस कोयले के ऊपर और हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो इट कन्वर्ट इनटू द एंथ्रेसाइट कोल, यानी कि हार्ड कोल। ठीक है, ये बाकी के जो ये जो पीट है वो एक कोयले की कैटेगरी में नहीं आता है। फिर लिग्नाइट आता है, वो उसका कलर ब्राउन होता है। बिटुमिनस सॉफ्ट होता है, और एंथ्रेसाइड होता है वो हार्ड हार्ड कोल होता है, यानी कि हार्ड कोयला होता है। हाईली डिजायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट, सबसे ज़्यादा इसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है, मोर देन 80-90%। एंड कंटेंट सप्लाई आर लिमिटेड इन द मोस्ट एरिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोयले के 4 प्रकार हैं, और जिसमें सबसे लो कैटेगरी का पीट, देन लिग्नाइट, देन बिटुमिनस एंड देन एंथ्रेसाइट। थैंक्स। तो ये था हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सिस। इसमें हमने मेन जो बात किया है वो था हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें अलग अलग प्रकार की सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, इसके हमने बारे में बात की। ये जो चैप्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन्वायरमेंट साइंस, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण पेपर है। धन्यवाद।